तो न्यूक्लियाई वाला चैप्टर हमने यहाँ तक कर दिया है। यह है ग्राफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के साथ। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि जो भी लाइट न्यूक्लियाई होते हैं उनका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कम होता है, तो वो ऐड होना चाहते हैं ताकि वो इस जोन में लाई कर सकें जहाँ पे स्टेबिलिटी होती है। कौन सा वो एटॉमिक नंबर है? 30 से लेके 140 के बीच में जो भी मास नंबर है उनकी एटॉमिक ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा ये एनर्जी होती है। तो जो हैवी न्यूक्लियस है वो ब्रेक होना चाहता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, ताकि यहाँ वो दो डॉटर न्यूक्लियाई लाई करे। और हैवी मतलब ब्रेक होना चाहता है, और लाइट वाले क्या होना चाहते हैं? ऐड। ब्रेक होने को फ्यूज़न बोलते हैं और ऐड होने को फ्यूज़न। तो इस बाइंडिंग एनर्जी वाले ग्राफ में हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था। सबसे ज़्यादा किसके लिए था? आयरन के लिए 8.8। इम्पॉर्टेंस के अंदर हमने यही लिखना है कि जो भी हैवी वाला है वो क्या होना चाहता है? ब्रेक। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। व्हेन वी गो फ्रॉम द हैवी न्यूक्लियाई रीजन्स टू द मिडिल रीजन of the graph, there is an increment in the overall binding energy, hence release of energy. This indicates that the energy can be released when a heavy nucleus breaks into a roughly equal parts. This process is called nuclear fission. जो हैवी वाला वो ब्रेक हो जाता है तो एनर्जी उसकी कहाँ लाई करने लग जाती है? स्टेबिलिटी जोन में। नेक्स्ट है व्हेन वी मूव फ्रॉम लाइटर न्यूक्लियर टू हैवियर। जो ग्राफ ऐसे ऊपर को जा रहा था, अगर वहाँ मूव करें तो देखें कि देर इज़ एन इंक्रीमेंट इन ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी एंड हैंस रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब कोई चीज़। दिस इंडिकेट्स दैट द एनर्जी कैन बी रिलीज व्हेन टू और मोर लाइटर न्यूक्लियर फ्यूज मिक्स टुगेदर टू फॉर्म द हैवी न्यूक्लियस। तो लाइट वाले मिलके कंबाइंड होकर न्यूक्लियर फ्यूजन बनाएंगे, फ्यूजन होएगा और हैवी वाला ब्रेक होएगा। अब करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन एक नंबर है जो डिसाइड करता है कि फ्यूज़न होएगा कि फ्यूज़न होएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन किस किस का रेशो है? मास एक्सेस डिवाइड बाई मास नंबर। मास एक्सेस कैसे आता है? कैपिटल M माइनस A डिवाइड बाई ए। ए को कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर A होता है और M होता है एक्चुअल वेट ऑफ न्यूक्लियाई। अगर हम इस रेशो को निकालेंगे मास एक्सेस डिवाइड बाई मास नंबर तो एक पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। और पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो फ्यूज़न होएगा, क्योंकि A लेस देन 20 वालों की ही पॉजिटिव आती है। तो 20 से कम मास नंबर वालों में क्या होता था? फ्यूज़न। वो लाइट न्यूक्लियाई है तो फ्यूज़ होएंगे। और जैसे जैसे पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव अगर आता है तो ये वैल्यूज़ कब आती है? जब A की वैल्यू नियर अबाउट कितनी होती है? 180। तो जो अगर A की वैल्यू पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो फ्यूज़न होता है, और पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव आती है तो फ्यूज़न, और नेगेटिव आती है तो फिज़न। नेगेटिव के केस में फिज़न हो सकता है, और अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव तब उन न्यूक्लियस के बीच में फ्यूज़न हो सकता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन एक नंबर है जिसके प्लस और माइनस होने से पता चलता है कि फिज़न है या फ्यूज़न है। इससे पहले हमने बाइंडिंग एनर्जी का एक फार्मूला डिराइव कर लिया था। ठीक है, ये वाला बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला होता है ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस टोटल मास इंटू 931। जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसको मास डिफेक्ट बोलते थे, और ये मैंने तुम्हें समझाया था कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर A नंबर्स न्यूक्लियन होते हैं। इसका मतलब ये है Z प्रोटॉन और A माइनस Z न्यूट्रॉन। यानी किसी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? Z। और कितने न्यूट्रॉन होते हैं?
ए माइनस जेड, इनके कंबाइंड नाम को बोला जाता है न्यूक्लियन, जो कि ए के बराबर होंगे। तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन है और A माइनस N क्या है, A माइनस Z क्या है, न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास mp है, तो टोटल प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, ZmP। एक न्यूट्रॉन का मास mn है, तो टोटल न्यूट्रॉन का मास mn हो जाएगा। तो ये निकला मास ऑफ प्रोटॉन, ये है मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम दोनों का सम करें और उसमें से माइनस करें टोटल मास ऑफ दैट न्यूक्लियस, तो ये जो आंसर आएगा इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। इसको अगर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 931, तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी किस टर्म में, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कि जो इन न्यूक्लियॉन्स को इस टाइनी न्यूक्लियस में बाउंड करके रखती है, जबकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, वो भी रिपल्शन वाला। तो प्लस प्लस रिपेल करते हैं, स्टिल वो न्यूक्लियस के अंदर चिपके हुए हैं। इसका रीज़न है कि कोई एनर्जी है जो इनको बाउंड करके रखती है, वही है ये एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट कैसे निकलेगा, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन का सम करके किस में से माइनस करना है, टोटल न्यूक्लियस के मास में से। अब क्वेश्चन ये है कि इस पूरे न्यूक्लियस का मास भी तो उतना ही रहेगा जितना इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास का सम है, यही क्वेश्चन है ना। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है और mp क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों न्यूक्लियस के अंदर है, में से हम माइनस कर रहे हैं न्यूक्लियस का मास, तो इसका मतलब न्यूक्लियस का मास भी तो उतना ही होना चाहिए जितना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास का सम है। पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस के मास को हम मानते हैं कि जब इसकी डिस्कवरी हुई है, तो उस टाइम पे ये बताया गया कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है अप्रॉक्सीमेट इक्वल है मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तुम्हें याद भी कराया था, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.0073 U एटॉमिक मास यूनिट, और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, थोड़ा सा हैवी है ये, 86 U। तो कितने पॉइंटों का डिफरेंस है। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस निकालते हैं, तो वेरियस अदर फैक्टर भी हैं, वो बाद में बताते हैं कि किस तरीके से, मतलब ये मास क्यों इक्वल लिया जाता है, क्योंकि ये पॉइंटों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो ना 0.000 देखो, तो हम इन दोनों के मासेस को क्या मान लेते हैं, इक्वल। अगर इन दोनों का मास इक्वल मानेंगे तब हम बोलते हैं कि यार इस न्यूक्लियस के अंदर का जो मास है ना वो m है, टोटल m है, जिसके अंदर एक का मास m है, टोटल नंबर कितने हैं, a। टोटल नंबर कितने होते हैं, a, और एक का मास क्या मान रहे हैं, m। पर जो a है वो जो a है वो कुछ प्रोटॉन है और कुछ क्या है, न्यूट्रॉन है। और जब हम इंडिविजुअली इनको सम करेंगे तो तब तो मेरे को प्रोटॉन को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यूट्रॉन को इससे करना पड़ेगा, तब मास डिफर कर जाएगा ना। ठीक है, मास क्या कर जाएगा, डिफर कर जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, बड़े वाले मास में से छोटे वाले मास को माइनस करते हैं, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। एक्चुअल में ये मास डिफेक्ट ही है जो इनको बाउंड करके रखता है, क्योंकि आइंस्टाइन ने बोला था कि एक ऐसी एनर्जी है जो मास की वजह से है। तो प्लस ये इन न्यूट्रॉन पे चार्ज तो होता नहीं, मास तो है, यानी न्यूट्रॉन के बीच में भी बाइंडिंग एनर्जी लग सकती है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तो बाइंडिंग एनर्जी, दैट एनर्जी विच होल्ड और बाइंड दोज न्यूक्लियॉन्स इन दैट न्यूक्लियस, इवन प्लस प्लस कैन रिपेल, स्टिल इस छोटे से न्यूक्लियस में क्या है, ये बाउंड है। इसका रीज़न क्या हुआ कि एक एनर्जी है जो इनको क्या करके रखती है, बाइंड करके रखती है, इसलिए ये न्यूक्लियस के अंदर बाउंड रहते हैं। और एनर्जी है तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा जो इनको बाउंड करके रखता है, उसको हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियर फोर्स। अभी इसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल था, इसलिए मैं इसको तुम्हें दोबारा रिवाइज करा रहा था। तो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो अभी हमने फ्यूज़न और फिजन पढ़ लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो यूरेनियम लिखा हुआ है और स्प्लिट होके क्या बन जा रहा है, थोरियम और हीलियम। तो अगर कोई स्प्लिट होता है तो फ्यूज़न हुआ है कि फिजन,
इस रिएक्शन को देख के बताएं फिजन हुआ है कि फ्यूजन? फ्यूजन, क्योंकि हैवी न्यूक्लियस ब्रेक हुआ है दो में, तो ये प्रोसेस हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन का। स्प्लिट होने को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। अब इसके मास में से अगर इन दोनों के मास का सम माइनस कर देंगे तो मास डिफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि कोई रिएक्शन हुई है, मतलब उस मास डिफेक्ट की वजह से प्रॉब्लम है। समझ आ गई बात? मतलब इधर का मास और इधर का मास क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, कुछ डिफरेंट है, डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट। मतलब समथिंग, कुछ एक तरफ ज़्यादा मास और एक तरफ क्या है, कम मास है। इवन ये अभी धीरे आगे पढ़ते जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी देखो ध्यान से, इधर का मास और इधर का मास, इधर का मास सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद करो, दोनों तरफ का मास क्या होना चाहिए, सेम। पर जब देख रहे हैं प्रैक्टिकली तो इसका मास कितना है, देखो 238.05079 U, और इसका मास कितना है 234.004363। हीलियम कितना है? जब हम लेफ्ट हैंड साइड के मास में से राइट हैंड साइड का मास माइनस कर रहे हैं तो मास में डिफेक्ट निकल रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, क्योंकि इधर और इधर मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एनर्जी की टर्म में मास निकला है, मतलब वो आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन से निकाला जा सकता है कि वो एक्चुअल में कितनी एनर्जी थी। तो जब मुझे ये क्यू निकालना है तो क्या फॉर्मूला होएगा इसका, डेल एम। अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तब तो सीधा सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 931। और अगर मुझे जूल में चाहिए तब मुझे इसको सी स्क्वायर से करना पड़ेगा। आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या है, एम सी स्क्वायर। तो समझ आया बात, मास डिफेक्ट आ कहाँ से रहा है, ठीक है। जब कोई रिएक्शन हो रही है, चाहे फ्यूजन हो रहा है चाहे फ्यूजन हो रहा है, तो राइट हैंड साइड का मास और लेफ्ट हैंड साइड का मास क्या नहीं हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, जबकि मास क्या होना चाहिए, इक्वल। यानी कोई ना कुछ मास क्या हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जा रहा है, ठीक है। फ्यूजन के केस में एनर्जी रिलीज होती है और फ्यूजन के केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। समझ आई बात? तो इसीलिए इसको बोलते हैं मास क्या, बाइंडिंग एनर्जी या कुछ भी। द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डिके, ये बाद में बताता है अल्फा डिके क्या होता है, लेकिन एक रिएक्शन है, कहता है इसमें क्या बता रहा है, एनर्जी कितनी रिलीज हुई है। तो बात समझ आ गई, एनर्जी रिलीज कैसे निकलेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड के मास में से क्या माइनस करना है, राइट हैंड साइड। तो मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन माइनस मास ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। कितना मास डिफेक्ट आया देखो, इसको सम करके कितना है 0.00456 U। अब इतना मास किसकी फॉर्म में चला गया, एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो गया। तो एनर्जी का फॉर्मूला डेल एम इंटू कितना होता है 931। आंसर आ गया 4.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हुई है, इतनी एनर्जी। तो नेक्स्ट करते हैं, इसके आगे ये था बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन या एनर्जी रिलीज्ड का क्वेश्चन। अब आता है न्यूक्लियर फोर्स, इंपॉर्टेंट। जो भी हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल हैं न्यूक्लियॉन्स, मतलब कि ए, जिसमें से कुछ नंबर क्या हैं, प्रोटॉन के हैं और कुछ नंबर क्या हैं, न्यूट्रॉन के हैं। तो अगर Z प्रोटॉन है तो कितने न्यूट्रॉन, A माइनस Z। अगर Z प्रोटॉन है तो A माइनस Z जो होंगे न्यूट्रॉन होंगे। अब हमें पता है कि जो प्रोटॉन होते हैं उस पर प्लस का चार्ज होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं उसमें तो कोई चार्ज नहीं होता। स्टिल एक ऐसा फोर्स जो कि नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इस न्यूक्लियस के अंदर लगता है। प्लस प्लस में रियलिटी में क्या होनी चाहिए थी, रिपल्शन। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज़्यादा एक फोर्स लग रहा है, और स्ट्रॉन्ग एक फोर्स लग रहा है जिसको न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है, जिसने इन प्लस और प्लस को रिपेल होने से बचा के रखा हुआ है, नहीं तो ये रिपेल करेंगे। इवन ये जो फोर्स है ये प्लस और प्लस पेयर में भी लग सकता है, प्लस और न्यूट्रॉन में भी लग सकता है,
और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लग सकता है, मतलब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स पे लगता है, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी लग सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी लग सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी है, तो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है ही नहीं, वहाँ भी लग रहा है। तो ये फोर्स के दो नेचर होते हैं, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। सर्टेन डिस्टेंस से अबव अट्रैक्टिव और बिलो रिपल्सिव, ठीक है, वो डिस्टेंस है 0.8 फर्मी। अब इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो पढ़े यहाँ पे, देखो ध्यान से क्या लिखा है। न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टुगेदर द न्यूक्लियॉन्स। कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द टाइनी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब जबकि बीच में कहता है इतना रिपल्शन लग रहा है तब भी इनको क्या करके रखा है, बाउंड करके रखा है प्लस प्लस को। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फोर्स, पहली कैरेक्टरिस्टिक देखो, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स, a pair of proton and also proton neutron, between the neutron and proton pair with a same strength. This shows that nuclear force is independent of charge. तो पहला पॉइंट क्या है कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, 100 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और 10⁻38 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। द न्यूक्लियर फोर्स आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, लॉन्ग डिस्टेंस पे ऑपरेट नहीं होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पे होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स आर नॉन सेंट्रल फोर्सेज, दिस शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस इज नॉट स्फेरिकल सिमेट्रिक। इसका मतलब ये है कि जो जैसे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर की जाती है, क्योंकि वो एक्ट भी सेंटर टू सेंटर, एक प्लैनेट इधर को इसको खींच रहा है तो दूसरा भी इधर को खींचेगा, ये फोर्स होता है ग्रेविटेशनल वाला, इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ऐसा नहीं कि एक का एज दूसरे के सेंटर को खींच रहा है, ये ऐसे नहीं लगेगा कभी। कौन से वाला, ग्रेविटेशन वाला। ये वाला फोर्स नॉन सेंट्रल है न्यूक्लियर फोर्स, तो ये कैसे भी लग सकता है, मतलब प्रोटॉन की उस टाइम पे पर्टिकुलर क्या पोजीशन है उससे कोई लेना देना नहीं है, या न्यूट्रॉन कहाँ पे है उससे भी कोई लेना देना नहीं है, ये फोर्स लगेगा ही लगेगा। द नेक्स्ट वन, द वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स विद डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स एज शोन इन द फिगर। तो ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा था एक सर्टेन डिस्टेंस से पहले ये रिपल्सिव है और उसके बाद क्या है, ये अट्रैक्टिव है, और 1 फर्मी के बाद तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में ये रिलेशन होता है, अगर फोर्स कांस्टेंट हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी फिर ये उधर जाके इसको इंटीग्रेट करके आएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल फोर्स सर्टेन डिस्टेंस कितनी है, ये 10 फर्मी के आसपास। इस रीजन में ये फर्मी में क्या दिया हुआ है, इंटर एटॉमिक स्पेस, वो जो न्यूक्लियॉन्स है उनके बीच का, इंटर एटॉमिक नहीं, न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन है ये। तो इस यहाँ पे किस तरीके का नेचर होता है, अट्रैक्टिव होता है ये फोर्स 0.8 फर्मी से ज़्यादा, और 0.8 फर्मी से कम ये क्या होता है, रिपल्सिव होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज निग्लिजिबल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज मोर देन 10 फर्मी। 10 फर्मी इससे आगे तो लगेगा ही नहीं, है वो सीधा हो गया ना ग्राफ। उसके बाद देखो 10 फर्मी के बाद ये ग्राफ क्या होने लग गया है, सीधा, मतलब इसके आगे तो कोई फायदा ही नहीं है। When the nucleons are brought closer, nuclear force of attraction develops, which increases rapidly with decreasing distance. जैसे डिस्टेंस कम करेंगे तो ये फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये अट्रैक्शन वाला फोर्स है, दोनों न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे ही डिस्टेंस किसके पास आती है, 0.8 फर्मी के पास, फोर्स बिकम स्ट्रांगली अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा यहीं पे स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होता है। इसके बाद अगर हमने और डिस्टेंस क्लोज की, when the distance between the nucleon become less than 0.8 फर्मी, the nuclear force become strongly repulsive। यानी 0.8 फर्मी से 10 फर्मी के बीच में ही क्या होएगा, ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होएगा, उसके बाद तो लगेगा ही नहीं, और उससे पहले क्या होएगा, रिपल्सिव नेचर का होएगा। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर, इस डायग्राम में वो फॉर्मूला लिख लो, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, F इक्वल्स टू माइनस du बाई डी आर।
दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। तो ग्राफ सेम है, देखो ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पॉजिटिव है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो फोर्स का नेचर, इधर क्या था फोर्स, रिपल्सिव। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव, तो इधर फोर्स क्या था, अट्रैक्टिव। यानी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी तो फोर्स अट्रैक्टिव, पॉजिटिव होगी तो फोर्स रिपल्सिव। तो लिखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव फॉर रिपल्सिव फोर्स एंड नेगेटिव फोर्स फॉर अट्रैक्टिव फोर्स। अब एक और कंसेप्ट जो कि तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए। द जापानीज फिजिसिस्ट युकावा postulate that the nuclear force between nucleons arises on account of a continuous exchange of particles called mesons, MESONs, mesons between the nucleons। एक साइंटिस्ट का क्या कहना है कि कहता है ये फोर्स किस वजह से है, इसका कारण क्या है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स किस वजह से है, उनके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, क्योंकि वो एक दूसरे की क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। या कहें कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे बोल रहा है ये कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है और इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स, वो किस वजह से है, उसका कारण क्या है, क्यों लग रहा है वो न्यूक्लियर फोर्स। तो उसने बोला उसके लिए आपको ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, मैसन्स थ्योरी। क्या है उस थ्योरी में, थ्री टाइप्स ऑफ लेटर द थ्री, इसने क्या बोला, लेटर ऑन दीज पार्टिकल वर डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली, भी ये प्रूफ हुआ है, दे वर फाउंड टू हैव द मास अबाउट, ये कौन से पार्टिकल होते हैं, मैसन्स पार्टिकल्स, जिनका मास 270 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन। अब ये होता क्या है, ये पार्टिकल आए कहाँ से। थ्री टाइप्स ऑफ मैसन्स वर डिटेक्टेड, जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, ऐसा पार्टिकल जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, मैसन्स की बात हो रही है, उसको न्यूट्रल पाई बोलते हैं या पाई जीरो बोलते हैं। एक ऐसा जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको पॉजिटिव पाई बोलते हैं या पाई प्लस ऐसे लिखा जाए। एक ऐसा मैसेंस जिसके अंदर क्या होएगा, नेगेटिव चार्ज होएगा, यूनिट नेगेटिव चार्ज, उसको पाई नेगेटिव बोला जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा और डीप समझा जाए तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला जा सकता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला जा सकता है। न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन जेड थे और न्यूट्रॉन क्या थे, ए माइनस जेड। अब ये थ्योरी ये कहने लगी है कि ये आपस में पार्टिकल चेंज भी हो सकते हैं, ये नहीं जो अभी प्रोटॉन है तो वो हमेशा ही प्रोटॉन है, नहीं, हो सकता है वो न्यूट्रॉन हो और अभी प्रोटॉन बन गया, या जो अभी न्यूट्रॉन है वो हमेशा न्यूट्रॉन है, ये भी पक्का नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों, देखो ध्यान से। तो पहले एटम पढ़ा, फिर ऑर्बिट पढ़ी, फिर न्यूक्लियस पढ़ा, फिर प्रोटॉन पढ़ा, प्रोटॉन के भी अंदर चले गए हैं, वहाँ की बात हो रही है। इसने कहा ऑल न्यूक्लियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एन आइडेंटिकल कोर सराउंडेड बाय अ पल्सेटिंग क्लाउड ऑफ पाई मैसेंस। ये कह रहा है कि जो भी न्यूक्लियॉन्स है, चाहे वो प्लस है, प्रोटॉन है, चाहे वो न्यूट्रॉन है, इसके बाहर एक बाउंड्री है, पल्सेटिंग क्लाउड ऑफ पाई मैसन, उस बाउंड्री को ही पाई बोलते हैं, सराउंडेड बाय अ पल्सेटिंग क्लाउड ऑफ पाई मैसन, वो बाउंड्री को बोला जा रहा है। द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन इज एसेंशियली इन द कंपोजिशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मैसन्स क्लाउड। मतलब मैं प्रोटॉन हूं क्यों और तू न्यूट्रॉन है क्यों, उस क्लाउड पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे, द फोर्स बिटवीन द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ चार्ज मैसन्स बिटवीन देम। देखो प्रोटॉन है, उसने पाई नेगेटिव क्या करा, एब्जॉर्व किया, मैसन्स नेगेटिव उसने एब्जॉर्व किया, तो प्लस माइनस उसका चार्ज जीरो हो गया, अब उस पर चार्ज ही नहीं बचा, तो अब वो प्रोटॉन है ही नहीं, अब क्या बन गया वो न्यूट्रॉन। और अगर कोई न्यूट्रॉन है और उसने कौन सा क्लाउड एब्जॉर्व किया, पाई पॉजिटिव, तो अब वो क्या बन गया,
प्रोटॉन बन गया। उल्टा भी हो सकता है, एब्जॉर्ब के साथ रिलीज भी हो सकता है। उल्टी रिएक्शन, अगर इसने रिलीज कर दिया पाई नेगेटिव तो निकलेगा क्या, प्रोटॉन, और इसने रिलीज कर दिया पाई पॉजिटिव तो निकलेगा क्या। तो मतलब बेसिकली ये पाई मेसन्स जो थ्योरी है यही कहती है कि इनके बीच में फोर्स लगने का रीजन इस एक्सचेंज, ये एक्सचेंज हो रहा है इसीलिए रख ला, मतलब अगर ये एक्सचेंज नहीं होंगे तो फिर फोर्स ही नहीं लगेगा ये, मतलब प्रोटॉन ही बन पड़ा हुआ। क्या क्यों उसको पड़ी है, पाई नेगेटिव अब्सॉर्ब करने की, इस फोर्स की वजह से, वो फोर्स कारण बन रहा है इसका। समझ आया बात, कि अगर वो ये जो इनके बीच में ये चार्जेस का एक्सचेंज हो रहा है, अगर ये नहीं होएगा तो न्यूक्लियर फोर्स ही नहीं लगेगा, और न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा तो वो सब कुछ जो हो रहा था वो सब फेल हो जाएगा। प्लस प्लस क्या करने लग जाएंगे, रिपेल करने लग जाएंगे। तो जब न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा तो अब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा बचा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आगे बात समझ, अब वो लगने लग जाएगा तो अब ये प्लस प्लस अंदर कैसे रह सकते हैं, और अंदर नहीं रहेंगे तो सब थ्योरियाँ फेल हो जाएंगी। न्यूक्लियस था, टाइनी कोर थी, ये था वो था, सब फेल। तो सबकी एग्जिस्टेंस के लिए सबका चलना जरूरी है। समझ आई बात। तो सिमिलरली इन चार्जेस का एक्सचेंज होना भी क्या है, जरूरी है। ये एक्सचेंज होंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स, फिर वो सारी थ्योरी क्या होगी, वैलिड होगी। उल्टा, thus the proton and neutron continuously emitting exchange their by absorbing और emitting pi में से, ये absorb वाला केस है। न्यूट्रॉन स्प्लिट हो रहा है, न्यूट्रॉन स्प्लिट हो रहा है, तो अगर उसने क्या रिलीज किया है, एमिट क्या किया उसने, पाई नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव मेसन्स, तो क्या ये प्रोटॉन बन गया, और अब जो प्रोटॉन है उसने क्या रिलीज किया, पाई पॉजिटिव। अब जो न्यू निकलेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन। The force between a pair of the neutron and a pair of the proton are the result of the exchange of neutral particle pi 0। अब ध्यान सुनो क्या बोल रहा है, अगर किसी प्रोटॉन से पाई 0 निकलता है, किसी प्रोटॉन से अगर पाई 0 निकलता है तो प्रोटॉन ही निकलेगा, और किसी न्यूट्रॉन से अगर पाई 0 निकलता है तो न्यूट्रॉन ही निकलेगा। इस पाई 0 का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए पार्टिकल के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन पाई मेसन का मास है, क्या नहीं है उसका, पाई 0 वाले का, पाई 0 का मतलब क्या, उस पर चार्ज नहीं है लेकिन मास तो है, उस पर पार्टिकल है भाई वो, इसीलिए पी डैश बन जा रहा है और एन क्या बन जा रहा है तो न्यूट्रॉन ही, पर जहां से ये निकला है ना जो पहले न्यूट्रॉन, उसके जितना मास नहीं है अब इसका। देखो ध्यान से, पाई 0 क्या है, पाई मेसन्स जिसपे चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है भाई। अगर ये न्यूट्रल है, किसी प्रोटॉन से अगर ये रिलीज हो रहा है तो जो नया पार्टिकल बनेगा वो प्रोटॉन ही बनेगा, वो क्या बनेगा, प्रोटॉन ही। बट इससे क्या होएगा, वो डिफरेंट, इसीलिए इसको डैश लिख रहा है। क्यों डिफरेंट होएगा, क्योंकि चार्ज में तो सेम है लेकिन मास डिफर कर जाएगा। और ऐसे ही न्यूट्रॉन अगर इसको रिलीज करता है तो न्यू न्यूट्रॉन बनेगा, लेकिन चार्ज में सेम होएगा लेकिन मास में क्या हो जाएगा, डिफर। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे सकता है कि दो न्यूट्रॉन अलग अलग मास के, ऐसा हो सकता है, ये एक रिएक्शन है, इधर का मास और इधर का मास क्या होएगा, बैलेंस होएगा। भाई ये तो एक रिएक्शन है ना, तो इधर का मास और इधर का मास क्या होएगा, बैलेंस होएगा। जो निकला है भाई उसका मास तो ऐड करोगे ना। सिमिलरली इधर अगर प्रोटॉन ने एब्जॉर्ब किया तो न्यू प्रोटॉन बनेगा, इसका मास बढ़ जाएगा। अगर न्यूट्रॉन ने पाई 0 एब्जॉर्ब किया तो तुम्हारे पास नहीं डिटेल में थ्योरी नहीं है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जैसे हमने अभी उस ग्राफ में पढ़ा था कि जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, जो लाइट न्यूक्लियस है वो क्या करते हैं, कंबाइंड होकर फ्यूजन प्रोसेस से एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी जोन में लाई करे बाइंडिंग एनर्जी और वो स्टेबल रहें। स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि वो फर्दर फिर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो हैवी न्यूक्लियस है वो भी क्या होना चाहता है, ब्रेक होना चाहता है। तो स्टेबिलिटी, द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।
तो वही ग्राफ है, वही कर्व है। वो कहता है उस स्टेबिलिटी से ही, उस बाइंडिंग एनर्जी से ही पता चलेगा कौन कितना स्टेबल है। हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर स्टेबल विल बी द न्यूक्लियस। तो जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, इवन बाइंडिंग एनर्जी का बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। स्टेबल क्यों है वो, मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसके न्यूक्लियॉन्स को उतना, उनको सेपरेट करने के लिए उतना वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा। किसी एनर्जी को ब्रेक करने के लिए उतना ही काम करना पड़ता है जितनी वो एनर्जी है। तो अगर प्लस प्लस को बाइंडिंग एनर्जी ने 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर न्यूक्लियॉन से जकड़ा हुआ है, तो मुझे इतना ही क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा इनको सेपरेट करने के लिए। और जिनकी बाइंडिंग एनर्जी है ही कम, तो मुझे काम भी क्या करना पड़ेगा, कम कर, वो ईजिली ब्रेक हो सकते हैं। इसीलिए हर न्यूक्लियस चाहता है कि वो किस जोन में लाई करे, स्टेबिलिटी जोन, जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो। द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑल्सो डिटरमाइन द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, N/P से भी इसका रेशो। मोर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ग्रेटर इन द इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम, therefore more neutrons are needed to provide the strong attractive force necessary to keep the nucleus stable। यानी ज़्यादा प्रोटॉन होंगे तो ज़्यादा ही क्या चाहिए होंगे, न्यूट्रॉन, क्योंकि वो न्यूक्लियर फोर्स तभी लगेगा तो तब भी, लेकिन उतना ज़्यादा क्या होएगा, वो स्ट्रॉन्ग बाउंड करके रखेगा उनको। द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस ऑल्सो डिटरमाइन द कंसिडरेशन दैट इट कंटेन्स एन even or odd number of proton and neutron. A detailed study shows that the even number of proton or neutron or both, क्या ये इवन नंबर्स वाले अगर ज़्यादा है तो प्रोटॉन, तो ज़्यादा मोर स्टेबल और न्यूक्लियस है। रेडियो एक्टिविटी इस साल सिलेबस में नहीं है, CBSE में, JEE नीट में ये है, तो इसको हम बाद में करेंगे। अभी हम पहले एक बार सिंपल समझ लो, इसका यूज़ नहीं होना है, लेकिन अब मैं जो आगे पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें यूज़ होएगा। जितने भी हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं स्टेबिलिटी पाने के लिए। इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच अ हैवी एलिमेंट disintegrates itself without being forced by an external agent to do so. The element exhibiting this property is called radioactive एलिमेंट। ये एलिमेंट की बात हो रही है, न्यूक्लियस की नहीं हो रही है। तो जैसे रेडियम, थोरियम, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं जिन पे रेडिएशंस की वजह से स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे यूरेनियम ज़्यादा ही स्प्लिट माना जाता है, इनमें से भी ये भी। तो रेडियो एक्टिव डिके हर उस एलिमेंट का होता है जिस, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के बिना तो हम किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन कोई खुद ब खुद भी ब्रेक हो सकता है। तो ये अपने आप नेचुरल तरीके से जो ब्रेक हो रहा है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। किस वजह से होता है ये, रेडिएशंस की वजह से। तो नेचुरल एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 आर ऑल रेडियो एक्टिव। तो ऐसे ऐसे जो नेचुरल एलिमेंट है वो अपने आप क्या हो सकते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। Experimentally, data show that the radiation emitted by the radioactive elements consists of 3 kinds, which are alpha, beta, gamma. All the 3 types of radiation need not necessarily be emitted by one radioactive element. मतलब जरूरी नहीं कि कहीं अल्फा निकल रहा है तो ऑर्डर वाइज निकलना या एक का निकलना जरूरी नहीं है। अल्फा निकल सकता है, बीटा, गामा, रेंडमली कोई भी, लेकिन एट अ टाइम एक। तो ये सभी रेडिएशन इन रेडियोएक्टिव एलिमेंट से निकलती रहती है। इसका मतलब अगर एक अल्फा निकलेगा तो ये कोई दूसरा न्यूक्लियस बन जाएगा, दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। अब फिर एक बीटा निकला तो फिर कुछ और बन जाएगा, एक गामा निकला तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो इस एलिमेंट के साथ ये ऑटो प्रोसेस चलता जा रहा है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो अल्फा, बीटा, गामा कैसे निकलते हैं किसी पार्टिकल से, फिर वो जो न्यूक्लियस बनता है वो कैसे बनेगा। तो जो इस साल सिलेबस में सीधा हम उस पर जा रहे हैं, ये सब सिलेबस में नहीं है, मैंने मार्क कराया हुआ कहाँ से लेके कहाँ तक। यहाँ से अब अपने को पढ़ना है, यहाँ से। अगर किसी एलिमेंट से, ध्यान से देखिए फटाफट, अगर किसी एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एक्स एलिमेंट है, अल्फा मतलब हीलियम, अगर हीलियम निकल रहा है तो जो न्यू एलिमेंट बनेगा नीचे से कितना कम हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 अल्फा पार्टिकल, 2 प्रोटॉन के कौन ले गया, अल्फा पार्टिकल।
एक्स में एक्स का नंबर कितना है z, इससे क्या निकल रहा है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल निकाल लो 2He4 अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम। तो ये जो न्यू न्यूक्लियस बनेगा इसका एटॉमिक नंबर नीचे क्या हो जाएगा Z-2, ऊपर अल्फा पार्टिकल कितने लगे 4, तो इसका ऊपर क्या बचेगा A-4, यानी अल्फा पार्टिकल रिलीज होने पे एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है और मास नंबर 4 कम हो जाता है। जो नया एलिमेंट, अब ये सेम एलिमेंट है क्यों कोई न्यू है, न्यू है क्योंकि इसका मास भी चेंज हो गया और इसका क्या हो गया एटॉमिक नंबर भी चेंज हो गया। और ये लॉट ऑफ एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है तुम्हारे सामने मैंने बताया ना कि ये इसका मास और इसका मास क्या नहीं होएगा, अगर सेम नहीं होगा तो कुछ मास किसकी फॉर्म में निकलता है एनर्जी की। तो अगर मुझे ये क्यू निकालना है तो क्या मैं मास लेफ्ट हैंड साइड का निकालूंगा माइनस ये मास कौन सा है राइट हैंड साइड का, क्या होता है इस पूरी टर्म का नाम क्या है मास डिफेक्ट, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है सी स्क्वायर से। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए तो ही करना है 931 से, अभी सिर्फ जर्नल फॉर्मूला लिख रहे हैं कोई न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं। तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया सी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है एम सी स्क्वायर ही तो है। 931 हमने स्टैंडर्ड प्रूफ किया था कि अगर हमें आंसर किस में चाहिए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सी को हटा दो, बस इससे कर दो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो यूरेनियम से, मान लेते हैं कि यूरेनियम से एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, यूरेनियम का नंबर है 92, तो 92 अब क्या बन जाएगा नीचे से 2 कम, और 238 अब क्या बन जाएगा, क्या निकलेगा अल्फा पार्टिकल, प्लस क्यू भी निकला है बस लिखा नहीं है। बीटा जब भी निकलता है तो किसी एलिमेंट में से जब भी बीटा निकलता है तो बीटा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, बीटा नेगेटिव भी निकल सकता है और बीटा पॉजिटिव भी। बीटा नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है और बीटा पॉजिटिव का मतलब एंटी इलेक्ट्रॉन है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। मतलब इलेक्ट्रॉन जितना ही मास, इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज, बट प्लस का। प्रोटॉन समझने की भूल मत करना, ये प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, तो किसी एलिमेंट में से अगर बीटा नेगेटिव निकल रहा है, देखो यहाँ -1 लिखा है, तो कौन सा निकल रहा है बीटा पॉजिटिव, सॉरी प्लस वाले में यहाँ -1 होगा, -1 में प्लस होगा, उल्टा होता है। बीटा पॉजिटिव अगर रिलीज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, देखो Z में ये -1, ये -1 है इस पे चार्ज, तो इधर क्या होना चाहिए प्लस का, क्योंकि बैलेंस होनी चाहिए ना दोनों तरफ। तो जो न्यू एलिमेंट है उसमें एक ऐड हो जा रहा है, तो अगर बीटा नेगेटिव अगर निकलता है तो नीचे एक ऐड हो जाता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। बीटा पॉजिटिव की रिएक्शन यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूँ, इसी में लिख लो तुम। सेम कंडीशन में अगर बीटा पॉजिटिव रिलीज होता है तो नीचे -1 हो जाएगा, पता ही चल जाएगा, बैलेंस आपको देखना है। नीचे पॉजिटिव मतलब इस बार ये निकला है +1 E0 निकला है, तो यहाँ माइनस होना चाहिए, ऊपर नो चेंज प्लस। तो बीटा पॉजिटिव में नीचे Z-1 होता है और बीटा नेगेटिव में नीचे क्या होता है Z+1। अल्फा डिके हो गया, बीटा डिके, अब है गामा डिके। गामा डिके में ना ही एटॉमिक नंबर ना ही मास नंबर चेंज होते हैं, एलिमेंट लेकिन चेंज होता है क्योंकि उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। एलिमेंट का सिंबल कुछ नहीं चेंज होएगा, सिर्फ एनर्जी रिलीज होएगी। तो ये X कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो X ही निकला, नंबर भी सेम रहा, मास नंबर भी सेम रहा, लेकिन गामा पार्टिकल निकला है। गामा पार्टिकल का मतलब है एनर्जी का निकलना। एक गामा पार्टिकल कितनी एनर्जी रिलीज करता है वो हम नीचे ग्राफ में देखते हैं। देखो ये वाला कंसेप्ट ये बनाना है और ये लिखना है, गामा डिके में ये लिखना है और ये 3 प्रोसेस बताने हैं। सीधा इसको बना सकते हैं,
कोबाल्ट का नंबर 27 था, बीटा निकल रहा है, तो नीचे एक ऐड हो जाएगा, बीटा नेगेटिव है ये, तो एक ऐड हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट बीटा लिखा होता है तो वो नेगेटिव वाला होता है, ठीक है, प्लस वाला नहीं। तो 28 ऊपर नो चेंज, क्योंकि बीटा में तो नीचे एक ऐड होता है। अब इसके बाद गामा डिके हो रहा है, गामा डिके हो रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, 1.17 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, नंबर भी वही है और मास नंबर भी वही है, सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है। फिर एक और गामा, फिर एक और गामा, ऐसे बनता जाएगा। तो इसके साथ ये एग्जाम्पल लिख दो, ये वाला, ये है गामा। गामा में मतलब एनर्जी रिलीज होती है, मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं। अब अगर किसी रिएक्शन में अल्फ़ा बीटा डिके हो रहा है तो कैसे समझें हम इसको, यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करो ये एक एलिमेंट है, इसमें से अल्फ़ा निकला तो न्यू बना, फिर बीटा नेगेटिव निकला तो न्यू बना, फिर बीटा पॉजिटिव निकला तो न्यू बना, और फिर गामा निकला तो कोई न्यू बना। तो सपोज करो कि इसके नंबर्स थे 26, 56, जर्नल ले रहा हूँ कोई सा भी। तो अल्फ़ा निकल रहा है तो नीचे 2 कम हो जाएंगे, तो 26 से 2 माइनस करो, 24, इधर 4 कम करो, 52। बीटा नेगेटिव में एक ऐड होता है नीचे, ऊपर नो चेंज, तो नीचे 25 हो गया। बीटा पॉजिटिव में नीचे एक माइनस होता है, ऊपर नो चेंज। गामा में नो चेंज। ऐसे ही आपको रेंडमली कोई बीच वाला पता हो तो आप बाकी सबको निकाल सकते हो, किसी का भी पूछ सकता है। A3 अभी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, हो सकता है A3 के दिए होते, बाकियों का पूछता। तो आपको पता होना ऊपर क्या कम होएगा, नीचे क्या ज़्यादा होएगा।